लाउड स्पीकर की शुरुआत करेंगे चार बड़ी खबरों के साथ। चार बड़ी खबरें कौन सी हैं आपको दिखाते हैं, बड़ी स्क्रीन पर देखिए। चार बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है नवनीत की ललकार। नवनीत राणा ने ओवैसी ब्रदर्स को ललकारा है। हैदराबाद में ललकारा है, तेलंगाना में साउथ से ललकार है नवनीत राणा की ओवैसी ब्रदर्स को। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड की कहानी क्या है आपको आज हम विस्तार से बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है सियासत में भेड़िया की एंट्री। मध्य प्रदेश की सियासत में भेड़िया की एंट्री हो चुकी है। राजपाल सिसोदिया ने किसको कहा है भेड़िया, यह भी आज हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तीसरी बड़ी खबर है शाह को अरुण की चुनौती। अरुण यादव ने अमित शाह को चुनौती दी है, गृह मंत्री को चुनौती दी है। अरुण यादव ने कहा है साउथ की सीट से चुनाव लड़के दिखाएंगे। इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। चौथी और आखिरी बड़ी खबर होगी नोटा पर सियासत। जिस तरीके से नोटा पर सियासत हो रही है प्रदेश ही नहीं देश में, उस पर भी बात करेंगे। इंदौर की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है, इसलिए नोटा को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस पर सियासत हो रही है, इस पर भी विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले बात कर ली जाए, सबसे पहले बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण खबर की। प्रधानमंत्री की सलाहकार इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की ओर से भारत की जनसंख्या को लेकर जारी किए गए आंकड़ों ने एक नई बहस छेड़ दी है पूरे देश में। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में 1950 के बाद से अब तक हिंदुओं की आबादी में 7.82% की गिरावट आई है। वहीं मुस्लिम आबादी में भारी इजाफा हुआ। रिपोर्ट के आने के बाद अब इसको लेकर सियासत गर्म हो चुकी है, बहस छिड़ गई है, नई बहस को जन्म दे दिया है इस रिपोर्ट ने। वहीं बीजेपी नेता इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो विपक्षी दलों ने रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए, लगा दिए और बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया गया। भारत सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद का एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि 65 साल में हिंदुओं की जनसंख्या 8% घट गई है और मुस्लिम्स की जनसंख्या 43% बढ़ गई है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर हिंदू घट रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, मुस्लिम बढ़ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, क्योंकि सनातन धर्म और हिंदू तो लोकतंत्र सिखाता है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना घट रही है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सबका कल्याण हो, वो भावना घट रही है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब नारी तु नारायणी की भावना घट रही है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं, वो भावना घट रही है। अगर ये सलाहकार समिति की रिपोर्ट तो कह रहा, मैं तो इससे बढ़ के कहना चाह रहा हूं। हम देश में 47 में लोग कहते हैं हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। तो इस रिपोर्ट पर बीजेपी नेताओं के बयान आपने सुन लिए। विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस रिपोर्ट पर, वो भी सुनाते हैं आपको। ये लोग कंप्लीटली, मैं समझता हूं ना कि संतुलन खो चुके हैं। गिरिराज सिंह जी किस विभाग के मंत्री हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसके बारे में तो बोलते हैं 10 वर्ष में क्या किया। मैं तो बार बार कहता हूं कि इस व्यक्ति के मुंह से, या इनके प्रधानमंत्री भी मुसलमान नाम ना लेना तो वार्ड का भी मेंबरी का चुनाव नहीं जीत सकते। वाह, सेंसस कब होना था? जनगणना होना था, कब होना था? 21 में, 24 आ गया। बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या? यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? अब सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी है ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना? ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। तो नेताओं के बयान आपने सुन लिए।
रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट क्या कहती है, आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, समझिएगा। 1950 से 2005 के बीच मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ गई। 1950 में भारत में मुस्लिम 9.84% थे। 2015 की बात कर ली जाए, 2015 में मुस्लिमों की आबादी 14.9% हुई। देश में सिख आबादी में 6.58% का इजाफा हुआ। ईसाई समुदाय की बात कर दी जाए, ईसाई आबादी में 5.38% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट ये कहती है, हर समुदाय की आबादी को लेकर ये रिपोर्ट थी और इसी पर बहस छिड़ गई है। देश में नई बहस छिड़ चुकी है इसी रिपोर्ट को लेकर और इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, बेहद संवेदनशील मामला है क्योंकि ये जनसंख्या से जुड़ा हुआ मामला है, एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ ये मामला है और शायद इसी वजह से पूरे देश में सियासत हो रही है इस रिपोर्ट को लेकर। अमृत जी बिल्कुल सुमित, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होने वाला है। अभी और चरण के मतदान बाकी हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री की विशेष सलाहकार आर्थिक समिति जो है उसकी तरफ से जब यह रिपोर्ट आती है तो बवाल मचना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता इस रिपोर्ट को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो चिन्हित मुद्दे हैं उनसे भाग रही है, जो जरूरी मुद्दे भाग रही है और हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। लेकिन सुमित, यहाँ पे ये समझना है कि जो यह कमेटी है उसका नेचर और कैरेक्टर क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की जो यह कमेटी एक तरह से है वह एक स्वतंत्र एजेंसी है और जो इसकी जांच की जो परिधि है वो न सिर्फ भारत है बल्कि पड़ोसी देश भी हैं, जिसमें म्यांमार से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हैं। इन सभी में यह दिखाया गया है कि जहाँ एक तरफ में जो बहुसंख्यक आबादी है तमाम देशों में, वो भारत में जो बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है वो 8% तक घटी है। यानी कि 2050 से लेकर के 2015 तक जो आबादी 84% 2050 में होती है, 1950 में होती है, माफ़ी चाहूँगा, वो 2015 में आकर के 78% के आसपास हो जाती है। जबकि पाकिस्तान में जो वहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम आबादी है वो वहाँ पे ग्रोथ करती है, बढ़ती है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी जो बहुसंख्यक है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन वहीं पर जो हिंदू आबादी है पाकिस्तान में भी घटी है, म्यांमार में भी 10% तक हिंदू आबादी घट चुकी है। अमृत, कहा जाता है राजनीति में, सियासत में कहा जाता है कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा चुनाव के अभी चरण बचे हुए हैं, इस समय इस रिपोर्ट का आना किस तरफ इशारा करता है अमृत? जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टाइमिंग बहुत ही मायने रखती है और जब यह रिपोर्ट सामने आई है तो इसके प्रासंगिकता पे आप कोई भी सवाल खड़े करें, लेकिन जो नैरेटिव बनना चाहिए देश में वो बनाने के लिए यह रिपोर्ट काफ़ी है और यह ज़रूर इस बात की ओर इंगित करेगी, खास तौर पे बहुसंख्यक आबादी के बीच में, कि हमारे बीच में क्या हमारी संख्या घट रही है। क्योंकि यथाकथा कभी ना कभी जो है इस तरह की बातें आती रहे कि हिंदू आबादी घट रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। इसी को लेकर के कई बार जो है जो दक्षिणपंथी संगठन है, खासतौर पर हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने ये मांग उठाई थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, बच्चे कितने उसको लेकर भी रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। इस तरह की बातें लगातार उठती रही हैं हमारे समाज के भीतर में। अब जबकि इसको एक जामा पहना दिया गया है रिपोर्ट के रूप में, तो जाहिर तौर पे इसको एक तरह से कहा जाए कि एक मुहर भी लग रही है और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इसको इग्नाइट कर रही है मुद्दे को लेकर के और विपक्ष इसको अपने डिफेंस के तौर पे तमाम जो है बातें कह रहा है। और सबसे बड़ा चुनावी दौर में कुल मिलाकर इस रिपोर्ट ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अमृत, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अमृत। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राणा की चुनौती की। बड़े मियां छोटे मियां को बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने 11 साल पुराने एक बयान पर ऐसा जवाब दिया है जो कि खूब देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर। 15 मिनट के सामने 15 सेकंड वाला बयान अब चर्चा में है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। अब तक 3 चरणों में हुए चुनाव में कई प्रदेशों में मतदान हो भी चुके हैं और अभी आगे कई और राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं। इसके साथ ही धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर भी लगातार जारी है। वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। नवनीत राणा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेलंगाना के दौरे पर थी।
हैदराबाद में उन्होंने महबूब नगर में रोड शो किया और जनसभा के दौरान ओवैसी बंधुओं पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ओवैसी के बयान का जवाब दिया और कहा कि छोटा भाई बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम दिखाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाया तो छोटे बड़े को ये पता भी नहीं चल पाएगा कि वे कहां से आए और कहां गए। सुनिए नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। अब आपको ये भी बताते हैं कि वो 15 मिनट वाला मामला क्या है। 2013 में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा था, आप वो भी सुनिए। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। माधवी लता के प्रचार के दौरान नवनीत राणा ने 15 मिनट का जवाब 15 सेकंड से दिया है। उधर माधवी लता का पतंग काटने वाला एक्शन भी लोगों के बीच चर्चा में बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, बयानबाजियां तल्ख होती जा रही हैं, टिप्पणियां तीखी होती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 8 सीटों पर होने वाले मतदान के पहले सियासी बयानबाजी बहुत तल्ख हो चली है। अलीराजपुर के जोबट में प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया की तुलना भेड़िया से कर दी। सिसोदिया बीजेपी के पक्ष में प्रचार के लिए जोबट पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। दिनों देखने में आया कि विक्रांत भूरिया और जीतू पटवारी जैसे लोग जो कि राजनीतिक भेड़िए के रूप में इसी शिकार में लगे रहते कि कहीं घटना हो और उस घटना से वो राजनीतिक रोटी सेके। पिछले दिनों देखने में आया कि विक्रांत भूरिया और जीतू पटवारी जैसे लोग जो कि राजनीतिक भेड़िए के रूप में इसी शिकार में लगे रहते कि कहीं घटना हो और उस घटना से वो राजनीतिक रोटी सेके। आगे बढ़ते हैं। अब राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस शाह के बयान पर एक दूसरे पर हमलावर। बुरहानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राहुल गांधी को इटली भेजने वाले बयान पर पलटवार किया। अरुण यादव ने कहा कि हम तो अमित शाह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो खुद साउथ की किसी भी एक सीट से चुनाव लड़ लें, और राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो अमित शाह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो किसी साउथ की सीट से चुनाव लड़ लें, और अगर राहुल जी 2 जगह से चुनाव लड़े तो उनको क्या समस्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है। वो हमारे राष्ट्रीय नेता है, वो प्रधानमंत्री 2 जगह चुनाव नहीं लड़ते हैं क्या। जब प्रधानमंत्री 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं तो राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ने से भाजपा को क्या आपत्ति है, अमित शाह जी को क्या आपत्ति है। और कौन कहाँ जाएगा ये तो चुनाव बाद तय होगा। ये कहाँ जाएंगे, इनकी पार्टी कहाँ जाएगी, ये तो चुनाव बाद तय होगा। बिल्कुल, कौन कहां जाएगा ये तो चुनाव के बाद तय ही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सूरज जुड़ गए हमारे साथ। सूरज, चुनाव का दौर चल रहा है, चैलेंज पर चैलेंज, चुनौतियों पर चुनौतियां दिए जा रहे हैं राजनेता एक दूसरे को। अरुण यादव ने अमित शाह को चुनौती दे दी है साउथ से चुनाव लड़ने की। देखिए, निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है। ऐसे में अमित शाह ने के इस बयान पे अरुण यादव ने पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ रायबरेली आ गए, रायबरेली भी हार जाएंगे तो फिर उनके लिए केवल एक जगह बचती वो इटली। उस बयान पर पलटवार करते हुए अरुण यादव ने कहा है कि मैं चुनौती देता हूं गृह मंत्री अमित शाह को कि वो आए और दक्षिण भारत की किसी भी सीट से चुनाव लड़े। कांग्रेस के अरुण यादव ही नहीं सुमित बल्कि और कैसी दिग्गज नेता
हैं जो ऐसी चुनौती दे चुके हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह को हो, कि दक्षिण भारत की किसी सीट से चुनाव लड़ ले। सुमित, अगर बात करें दक्षिण भारत की तो बीजेपी यहां से हमेशा कमजोर रही है, लेकिन जिस तरह से अरुण यादव ने कहा कि चुनावी जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि कौन कहां जाएगा, कौन कहां रहेगा। लेकिन अगर ऐतिहासिक घटनाक्रम पे नजर डालें सुमित, तो ऐसा कई बार हुआ है, तमाम बड़े दिग्गज नेता जो कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण साधने के लिए भी बड़ी बड़ी सीट से चुनाव लड़ते रहते। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 का लोकसभा चुनाव था तब गुजरात और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े थे। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी दक्षिण भारत की वायनाड और उत्तर भारत की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसमें आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए भी जा रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी साउथ में, दक्षिण में कमजोर है, इसलिए बार बार बीजेपी के नेताओं को दक्षिण से, साउथ से चुनाव लड़वाने की चुनौतियां दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया सूरज, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर खंडवा पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साध दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस का भारतीय संस्कृति से, जीवन मूल्यों से, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की जड़ों से कटे हुए हैं। साथ ही पूर्व सीएम ने सैम पित्रोदा पर भी निशाना साधा और बीजेपी की जीत का दावा किया है। राहुल तो बौखलाए हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की जड़ों से कटे हुए हैं। अब ये कहते हैं इनके नेता, इनके सलाहकार कि कोई चीन जैसा लगता है, कोई नेपाल जैसा लगता है, कोई कहीं जैसा लगता है। अरे हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। एक ही चेतना सब में है और हम सब एक हैं। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। इनका भारत की जड़ों से, माटी से, विचार से, जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो विदेशी विचारों से प्रभावित होकर काम करते हैं। इनकी सही जगह भारत नहीं, इटली है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन पहुंचे और पूजा कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। साथ ही वार्ड नंबर 8 में घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर पर्चियां वितरित की हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी बहन कलावती यादव भी मौजूद रहीं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जीत का बड़ा दावा किया है। बूथ स्तर पर पर्ची बांटने के लिए प्रदेश अध्यक्ष निकले। अभी जो 3 दिन बचे हैं, इन 3 दिनों में महाजनसंपर्क अभियान, घर घर पर्ची बांटने का काम भाजपा के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसलिए मैं भी आज उज्जैन के उत्तर विधानसभा में आज यहाँ पर पर्ची बांटने के महासंपर्क अभियान में आया हूँ और मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। अध्यक्ष जी, जैसे लगातार आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, कांग्रेस को कितनी चुनौती मान रहे हैं मालवा क्षेत्र में? सुपड़ा साहब जमानतें जब्त होंगी। बिल्कुल, जमानतें जब्त होंगी, सुपड़ा साहब ऐसा होगा, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है। वो लगातार जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक तरफ तूफानी दौरे कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भी तूफानी दौरे पर उज्जैन में आज पहुंचे और बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया है। मतदान अपील की जा रही है और मुख्यमंत्री जी की जो बड़ी बहन है कलावती यादव भी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हैं। दीदी, आज प्रदेश अध्यक्ष जी घर घर तक पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का ये चुनाव हो रहा है और इसमें 13 तारीख को मतदान होने वाला है। तो हर घर, हर दरवाजे पे दस्तक देकर बताया जा रहा है कि 13 तारीख को जलपान बाद में करें और मतदान पहले करें। आज पर्ची वितरण करने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय, क्या लग रहा है 7 सीटों पर मालवा निमाड़ की जो 7 सीटें बची हैं उसमें कितनी जीत में हासिल हो पाई? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे। इस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 7 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। वैसे दीदी का भी कहना है कि जीत हासिल होगी। तो तूफानी दौरा किया जा रहा है। तूफानी दौरे के बीच में घर घर जाकर पर्ची बांट रहे हो। पर्ची के माध्यम से अपील भी की जा रही है कि आपको मतदान अवश्य करना है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष मिश्रा, विस्तार न्यूज उज्जैन। और चलिए अब बात करेंगे नोटा पर हो रहे सियासी संग्राम की। चौथे चरण की वोटिंग से पहले इंदौर में कांग्रेस ने नोटा को लेकर मुहिम शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों से नोटा पर मतदान की अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव, विवेक खंडेलवाल समेत कई नेताओं ने लोगों को
नोटा चाय पिलाई और लोगों से चाय पीते हुए उन्होंने नोटा का बटन दबाने की अपील की। इंदौर में कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए, लिहाजा अब कांग्रेस से इंदौर में कोई प्रत्याशी है ही नहीं। ऐसे में अब कांग्रेस केवल नोटा के सहारे। नोटा को लेकर चल रहे बीजेपी कांग्रेस में विवाद के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर पोस्ट कर दिया। पोस्ट किए वीडियो में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत नोटा को लेकर समझाइश देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो अवेलेबल बेस्ट को चुनने की बात कर रहे हैं, सबसे अव्वल को चुनने की बात कर रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर। कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है पुनीत नोटा के अलावा, यही वजह है कि नोटा को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी यहां पर नजर आ रही है, लेकिन आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि अवेलेबल बेस्ट को चुनिए आप। जी बिल्कुल, देखिए लोकतांत्रिक तरीके से तो यही बात सामने आती है कि जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उसमें जो भी आपको पसंद है, जो भी बेस्ट है उसे ही चुनना चाहिए। जिस तरह की बात कल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कही है कि नोटा की अपील करना लोकतांत्रिक तरीके से गलत है, ये असंवैधानिक है कि किसी भी पार्टी का अध्यक्ष लोगों से अपील कर रहा है कि नोटा के लिए बटन दबाया जाए। हालांकि अब ये अपील और लगातार बढ़ती जा रही है सुमित इंदौर में, क्योंकि कांग्रेस के पास करने को कुछ और नहीं है, न जनसंपर्क कर सकते हैं न प्रचार। तो ऐसे में नोटा की अपील कर रहे हैं। पहले ऑटो रिक्शा पर पोस्टर चिपकाए गए थे और अब आज नोटा चाय पिलाते हुए भी लोगों को नजर आए हैं। इसके अलावा लगातार रैलियों के आयोजन किए जा रहे हैं। कल भी एक बड़ी रैली का आयोजन इंदौर में किया गया है। जंजीर वाले चौराहे से वीर सावरकर प्रतिमा से अंबेडकर प्रतिमा तक यह मार्च निकाला जाएगा, रैली निकाली जाएगी। तो देखिए अब नोटा के अलावा कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसी की अपील लगातार लोगों से कर रहे हैं। सुमित, ठीक है पुनीत, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। नोटा को यहाँ पर सपोर्ट करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि विकल्प ही नहीं है कुछ। और इसी के साथ ही आज लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।